चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे, यहीं से शुरू कर दीजिए। केंद्र सरकार में उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मंत्री बन जाए ना बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए, राजनीति दूरदृष्टि से होती है। और चिराग बाबू के पिताजी जो हमारे नेताजी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो भी दूरदृष्टि रखते थे। ये अभी आपने बताया मौसम वैज्ञानिक। तो मैं तो कहता हूँ, राजनीति अगर करनी तो विजन होना चाहिए आपका, और विजन खाली सेल्फ नहीं होना चाहिए, विजन जनता का भी होना चाहिए। कौन जीत रहा है? नीतियां भी होनी चाहिए, नियत भी होनी चाहिए, मुद्दे भी होनी चाहिए, सब चीजें, तभी जाके आप राजनीति कर पाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं, सवाल आपने विपक्षी एकता की जो बातें आप कर रहे हो, इसमें जड़ कहाँ अटकी हुई है? जड़ अटकी हुई है यहाँ। यूपी में वोट किसका ज्यादा है कि बताइए? अखिलेश बाबू का ज्यादा है। हाँ। कांग्रेस की कोशिश है किस तरह से वोट पे झपट्टा मार के यूपी में जगह बनाई जाए, ये जड़ है। इसी तरह केसीआर पे आ जाइए, क्या जड़ है? यही जड़ है वहां भी। कांग्रेस का वोट ममता बनर्जी के पास आ जाइए, किसके गर्भ से निकली है ममता बनर्जी? कांग्रेस के गर्भ से निकली है। वो वहां वोट ले गई कांग्रेस का सारा। अब कांग्रेस को रिवाइव करना है, इनको समझ आ गई कि जमीन पे निकलो और दोबारा से वोट को लाओ। इस बार गेम इतना सिंपल नहीं है। पहले इसका जवाब आ जाए कि क्या कांग्रेस अपना वोट वापस लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती? आपको पता है इस बार पटना की बैठक में मेजबान कौन था? पटना की बैठक में मेजबान थे नीतीश कुमार। एक सेकंड, क्या निकला उससे? सुन तो लीजिए। बेंगलुरु की बैठक में मेजबान कौन है? कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे। वो चिट्ठी भेज रहे हैं आगे बढ़कर। वो आधी अधूरी भेज रहे हैं। निमंत्रण सबको भेजो। इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज, कौन नहीं आएगा, कम से कम निमंत्रण तो भेजो। इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करने को। देखिए, फिर कोई गलत बात। देखिए, सबको भेजो। आप एक बार, अरे यार सुनिए, बात सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप फोन से छोड़िए, आप ध्यान दीजिए बात पे। क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो आप बारात सजा रहे हो और दूल्हा डिक्लेयर कर दिया लालू यादव जी ने, और आप निमंत्रण भी सेलेक्ट करके दे रहे हो, उसको दूं उसको। सुरेंद्र राजपूत जी, बारातियों को छोड़िए मत, सबको देनी चाहिए। आए ना, आपको भी, हम कह रहे हैं आपको भी ना। आप तो खुद ही जो है अनटचेबल बना रहे लोगों को कि भाई वो बादल को नहीं भेजूंगा, नवीन पटनायक को नहीं भेजूंगा, केसीआर को नहीं भेजूंगा, उसको नहीं भेज। ये तो आप तो खुद ही पिक एंड चूज तो बीजेपी के साथ जाएंगे। हम उससे आगे निकल गए कि मान लो थोड़ी देर को आपका एका हो भी जाएगा, तो ये क्या गारंटी है कि वोट ट्रांसफर हो जाएगा? ये हुआ था ना एका, अखिलेश बाबू मायावती, अखिलेश बाबू दो भाई की जोड़ी, साइकिल साथ चलाएंगे। क्या निकला उसमें? यूपी के दो लड़के। देखिए, अब वो समय नहीं है, गठबंधन है, करना मजबूरी है। आप एनडीए में है या नहीं है? हम तो 2014 से लगातार हैं, बाहर गए ही नहीं थे और कभी नहीं गए। अब उसमें समझिए, हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी है, अपना झंडा, अपना संविधान। अगर हमारे राजनीतिक हितों को जरा सी कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। अगर कांग्रेस और अभी अगर खड़गे जी की चिट्ठी आ गई तब जाएंगे। वो एक कॉमन बात है कि भाई सबको निमंत्रण देना चाहिए। तो आपको अगर आ गया तो क्या करेंगे? वही तो पूछ रहा हूं भाई। वो तो हम डिसाइड करेंगे ना अपनी पार्टी में। हमने अभी क्या डिसाइड किया? खुला है ना। अभी हमने क्या डिसाइड किया? हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू जी को ऑथराइज कर दिया। पूरी मीटिंग पटना में बुलाई थी नेशनल कार्यकारिणी की, और उसमें उनको ऑथराइज कर दिया। जो वो डिसीजन लेंगे सबको पार्टी को मान्य होगा। लेकिन सवाल वही है कि राजनीतिक हितों की संरक्षण करना, ये राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य होता है, नंबर 1। और अपनी पार्टी को कैसे ग्रो करना है, कैसे वोट बढ़ाना है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ए गेम ऑफ नंबर्स। तो इस पे है सवाल। ठीक है। अब विनोद जी, जो मैंने वाजपेयी जी से पूछा वो तो अपने हिसाब से जवाब देंगे। क्या मेजबान बदलना, वहां नीतीश जी थे, यहां पर खड़गे जी हैं, क्या उसके पीछे इतना सिंपल जवाब है कि क्योंकि बेंगलुरु में हो रही है, वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो मेजबान है, इसलिए वो चिट्ठी भेज रहे हैं? या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का चिट्ठी भेजना, इसके पीछे भी कुछ छिपा हुआ है, कोई संदेश है कि अब कांग्रेस आगे बढ़कर और बड़े भाई की भूमिका में कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है, झुकने को तैयार है, इसीलिए सबको चिट्ठी खड़गे जी ने? देखिए, एक तो सामान्य सी बात है कि पहले चिट्ठी नीतीश कुमार ने भेजी थी, पटना में जो बैठक हुई थी, वो चूंकि मेजबान नीतीश कुमार थे, चिट्ठी उनकी तरफ से गई। अभी कोई संयोजक या अध्यक्ष या कोई कोऑर्डिनेटर तो तय हुआ नहीं है, तो जाहिर है जो मेजबान पार्टी है, जो दल, उसकी तरफ से चिट्ठी जाएगी। जिसके राज्य में मीटिंग, हाँ, मान लीजिए कल को अगर कलकत्ता में बैठक होती है तो हो सकता है ममता जी की तरफ से चिट्ठी जाए, लखनऊ में हो तो अखिलेश जी की तरफ से चिट्ठी जाए। लेकिन अगर बेंगलुरु की बैठक में कोई संयोजक तय हो जाता है, कोई मान लीजिए और 2-3 जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, तब फिर बैठक कहीं भी हो, फिर उस संयोजक की तरफ से चिट्ठी जाएगी। फिर बैठक श्रीनगर में हो तो भी संयोजक की तरफ जाएगी, और त्रिवेंद्रम में हो तो भी संयोजक की तरफ चिट्ठी जाएगी। अभी तो जो व्यवस्था है उसमें जो दल आयोजित कर रहा है उसके प्रमुख की तरफ से चिट्ठी जाएगी। अब लेकिन महत्वपूर्ण चीज बिटवीन द लाइन्स, जिन 9 पार्टियों को न्योता दिया गया अतिरिक्त, उनमें
2 या 3 वो पार्टियां हैं साउथ की, दक्षिण की, तमिलनाडु की 2 पार्टियां जो 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, एमडीएमके और एक और पार्टी है 2। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की जो निगाहें और नजरें हैं वो खाली उन्हीं दलों पर हैं जो बीजेपी से इसमें बिल्कुल अलग हैं। उसने उनको भी, अब पासवान साहब कैसे छूट गए, चिराग पासवान जी, ये एक प्रश्न है। चिट्ठी तो जानी चाहिए थी चिराग जी को, क्योंकि रामविलास पासवान जी यूपी में मंत्री रहे हैं और यूपीए के बड़े सहयोगी रहे हैं। जो धारा है वो अलग बात है कि वो एनडीए में चले गए तमाम कारणों से, वाजपेयी जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन मूल रूप से उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी के समर्थन में कभी नहीं रही। कभी भाई एनडीए में जाने से 15 दिन पहले तो हम लोगों के साथ बैठ करके वो बीजेपी के बारे में बहुत आलोचनात्मक बातें करते, टिप्पणी करते थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं, सिर्फ एक लाइन। एक पार्टी का नाम बता दो जो यूपीए में नहीं गई या एनडीए में नहीं गई, एक आध को तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज सबका ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, प्लीज। लेफ्ट पार्टियां, अनटचेबिलिटी वाला मामला नहीं है, अनटचेबिलिटी का नहीं है। आरजेडी मैंने कहा ना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी। हाँ, वो आम आदमी तो उसके बाद बनी, मैं पुराने लेफ्ट पार्टियां, टीएमसी, नहीं टीएमसी तो टीएमसी थी, हाँ टीएमसी सब इधर उधर सब आएंगे कुछ, एक आध को छोड़ के। रीना गुप्ता कुछ कहना चाह रही है? हाँ रीना बोलिए। देखिए मानक भाई, मैं कहना चाह रही हूँ कि अजय आलोक जी को अपने सीनियर लीडर्स को बताना चाहिए कि कर्तव्य काल, अमृत काल, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, विदेशों में जाके फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप महंगाई का कुछ सॉल्यूशन नहीं करेंगे, 140 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, 1200 रुपए का सिलेंडर, तो कुछ भी कर लो, आप नाम बदल लो, आप भ्रष्टाचारियों को पार्टियों अपनी पार्टी में समझ गया रीना, मैं समझ गया जो कांग्रेस के प्रति, हिंदू मुस्लिम की घुट्टी भी नहीं चलने वाली। प्रति आपने भी रुख नरम किया है और बीजेपी पर मिलकर हमला हो रहा है, उससे क्लियर है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए अजय आलोक। मानक थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत लोग हैं, एक एक करके थोड़ा सबकी बखिया उघेड़नी है मुझे। सबसे पहले जो हमें महंगाई या टमाटर दिखा रहे हैं वो दिल्ली की नालियां साफ करवा लेते ना, तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं होता। नाली साफ करवाने का गुण नहीं है, चले हैं हमें ज्ञान देने। आपको एक कहानी बताता हूँ माना, 2014 में एक कहानी शुरू हुई थी, एक बार उनका फेडर लॉक कीजिए, मुझे बोलना है। 2014 में एक कहानी शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की और अरविंद केजरीवाल की। दोनों में एक चीज सिमिलर था, तेजी से बढ़ने का वेग, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। एक ने इतनी तेजी से तरक्की की, इतनी तेजी से देश को आगे बढ़ाया कि 70 साल का काम 9 साल में कर दिया, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कुछ हो। दूसरे ने 9 साल में इतनी तेजी की कि करप्शन का सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आज तक कोई पार्टी कंप्लीट ही नहीं कर सकता है। इनोवेशन ऑफ करप्शन कर दिया, इनोवेशन ऑफ करप्शन कर दिया। जब 434 लोगों को दिल्ली सरकार में बैठा के कंसल्टेंट के नाम पे लाख 2-2 लाख की सैलरी देना शुरू की, 1200 करोड़ का घपला निकला। किसी चीज को नहीं छोड़ा। तो पेस और रफ्तार करप्शन की जो आम आदमी पार्टी की है, वो आज भारतवर्ष के किसी पार्टी में नहीं है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का पेस और करप्शन क्या पूरा विश्व देख रहा है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है। अब आते हैं जरा कांग्रेस पार्टी पे, कह रहे हैं हम संविधान बचाने जाएंगे। अरे वाह साहब, 1975 में संविधान का गला घोटने का इमरजेंसी लगाने वाले, 136 बार धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को डिसमिस करने वाले आपके टीवी, नेशनल टीवी पे आके कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। अरे देश में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए आप लोग हैं, नहीं तो आप लोग को तो रहना ही नहीं चाहिए था कायदे से, क्योंकि जो आपका इतिहास है वो आप लोकतंत्र के टाइम खत्म हो रहा है। आपका तो इतिहास है। सुरेंद्र राजपूत बीच में पता नहीं क्या हुआ था, चले गए थे। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। राजकुमार भाटी छोटा सा कमेंट दे सकता हूं? एक ही वाक्य बोलना चाहता हूं। रीना गुप्ता जी ने महंगाई का सवाल उठाया। महंगाई हमेशा बढ़ती है कालाबाजारी, जमाखोरी से, मुनाफाखोरी से। अब अजय आलोक जवाब दे रहे हैं कि पहले ये नालियां साफ कर देंगे तब हम जमाखोरी रोकेंगे। अब इसकी कोई तुक है? इसी तरह ये देश चला रहे हैं। ओके, ऑल राइट, टाइम खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद।